डियर स्टूडेंट, एक बात जान लीजिएगा, विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने आप में परिपूर्ण हो, जो ये कह ले कि हम अपने देश के अंदर हर एक चीज़ का उत्पादन कर लेंगे जिससे हमारे देश की लोगों की आवश्यकता है, मतलब हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने आप कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर देश में व्यक्तियों की जो आवश्यकता है वो इतनी ज़्यादा है कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति देश अपने आप तो नहीं कर सकता। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश के लिए उसको आयात करना, और जो आपके पास ज़्यादा है उसको किसी दूसरे देश को बेच देना। तो यहाँ पर एक देश का दूसरे देश के साथ जो एक्सचेंज होता है उसको बोला जाता है आयात और निर्यात। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है ये फ्री में तो होता नहीं है। आप अगर किसी फॉरेन को कोई सामान बेच रहे हो, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उससे पेमेंट लोगे, और अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पेमेंट करोगे। हाँ, अलग बात है हम अगर पेमेंट कुछ खरीदते हैं तो रुपीज़ में पेमेंट करते हैं, लेकिन जो फॉरेन में बैठने वाला हो तो उसको तो उसी कंट्री के पैसा मिलेगा जो उसका। तो यहाँ पर जो हमने पेमेंट किया वो उस कंट्री के हिसाब से कितना गया। तो यहाँ पर इस बात को समझने के लिए जब भी हम कोई चीज़ आयात निर्यात करते हैं ये उससे ऊपर जाएंगे, निवेश करेंगे। जैसे हमें किसी विदेश में जाके जो है अपना बिज़नेस लगाना है, या फिर विदेश में जाके पढ़ाई करनी है, या विदेश में घूमने जाना है, या विदेश का कोई हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे में वो अपनी कंट्री का पैसा, लेकिन उसका पैसा तो हमारी कंट्री में चलेगा नहीं, तो यहाँ पर उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे कोई अमेरिका से आया तो उसके बाद डॉलर होगा, वो इंडिया की करेंसी के साथ डॉलर को एक्सचेंज करता है, फिर वो इंडिया में जाके अपना पेमेंट वगैरह का काम कर सकता है। तो डॉलर के बदले में उसको कितना रुपीज़ मिलेगा, या फिर कुछ खरीद रहा है डॉलर में तो रुपीज़ में कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि विदेशी विनिमय दर क्या होता है, क्योंकि अलग अलग देशों के साथ हम बिज़नेस करते हैं, अलग अलग देशों की अपनी अपनी करेंसी होती है, कहीं डॉलर है, कहीं यूरो है, ठीक है, कहीं कुछ और है, कहीं दिनार है, हमारे इंडिया का रुपीज़ है। तो वर्ल्ड की, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड की सभी कंट्री एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बिज़नेस करती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, बोरोइंग होता है, टूरिज़्म वगैरह चलता रहता है। तो ऐसे में कंट्रीज़ की करेंसी का भी आपस में लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है। तो कंट्री की करेंसी की एक्सचेंज जिस रेट पर होता है, जिस दर पर होता है, उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो आज की इस पूरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि विदेशी विनिमय दर क्या होता है। देखिए, ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 6, और इसका पहला लेक्चर है। छोटा चैप्टर है, छोटा यूनिट है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इजी भी है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर समझना है कि विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं। तो विदेशी विनिमय दर को समझने से पहले एक बात समझ लो, कहीं कहीं पूछा जाता है कि विदेशी विनिमय क्या होता है। विदेशी विनिमय का मतलब होता है विदेशी मुद्रा का संग्रह। किसी भी देश में जितने भी विदेशी मुद्रा का संग्रह होता है, कलेक्शन, रिजर्व होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विदेशी विनिमय। अब विदेशी विनिमय दर क्या होता है? विदेशी विनिमय दर वह दर होता है जिस पर किसी देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय किया जाता है। मतलब एक ऐसा दर, या फिर कहें एक ऐसा रेट, जिस रेट पर एक कंट्री, मान लो हमारी कंट्री कौन है, भारत की मुद्रा यानी कि रुपीज़ का एक्सचेंज अमेरिका की मुद्रा, किसकी मुद्रा, अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर। मतलब जिस रेट पे रुपीज़ और डॉलर का आपस में एक्सचेंज होना है ना, जिस रेट पर होना है कि ₹1 के बदले में कितना डॉलर होगा, या फिर $1 के बदले में कितना रुपीज़ होगा, वो जो रेट होता है उसी रेट को विदेशी विनिमय दर, और इसी रेट पर दो देशों के बीच की सभी क्रियाओं का, जो पेमेंट करना है, पेमेंट लेना है, सब कुछ, सारी गतिविधियाँ, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं इसी रेट पर होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल और केवल किसके बीच में होते हैं, दो देशों के बीच में होता है। हर देश के साथ विनिमय अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं भारत का व्यापार चाहे अमेरिका के साथ हो, ठीक है, भारत का व्यापार चीन के साथ हो,
भारत का व्यापार जापान के साथ हो, भारत का व्यापार रूस के साथ हो, भारत का व्यापार यूएई के साथ हो, जिसके साथ भी होगा सबके साथ उसका जो एक्सचेंज रेट होता है यानी कि विदेशी विनिमय दर होता है, सब अलग अलग होता है। क्राउथर ने इसको एक्सप्लेन किया था अपने शब्दों में कि विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों की माप है कि किसी एक देश की मुद्रा की इकाई के बदले में दूसरे देश की कितनी मुद्रा मिलेगी। जैसा कि हम बात करते हैं ये डॉलर है यूएसए यानी कि अमेरिका में, और $1 के बदले में हमें आज के टाइम में पेमेंट करना पड़ता है 83.37 रुपीज़। मतलब ये विनिमय दर है कि हम $1 के बदले में इतना पेमेंट कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम जापानीज़ की बात करते हैं, एक जापानी येन, जापान में येन उसकी मुद्रा है, एक जापानी येन के बदले में हमें 0.58 इंडियन रुपीज़ का पेमेंट, यानी कि यूँ कहें कि ₹1 के बदले में जापान का लगभग 1.42 येन है। मतलब हमारी मुद्रा महंगी है। अमेरिका के बदले में हमारी मुद्रा सस्ती है, हमारी मुद्रा की वैल्यू कम है, लेकिन जापान के कंपैरिजन में हमारी मुद्रा की वैल्यू ज़्यादा। अब बात यह है ऐसा क्यों है? जापान तो विकसित देश है, जापान की मुद्रा महंगी होनी चाहिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के समय में ये सब कुछ डिपेंड करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, कितना मुद्रा आया कितना मुद्रा गया, उस आधार पर। जापान को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जापान से हम इंपोर्ट कम करते हैं, इसके कारण से जापान की मुद्रा की वैल्यू हमारी कंट्री के कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा और डिटेल से जाने तो हमें समझना पड़ेगा ये जो विदेशी विनिमय दर समझ में तो आया, ये अनुकूल और प्रतिकूल भी होता है। तो विदेशी मुद्रा का अनुकूल होना या विदेशी विनिमय दर का अनुकूल होना और विदेशी विनिमय दर का प्रतिकूल होना, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि हम उस मुद्रा को किस हिसाब से पढ़ना चाहते हैं। क्या मुद्रा का मूल हम अपने खुद की देश की मुद्रा के साथ तय करना चाहते हैं या इसको विदेशी मुद्रा के साथ देखना चाहते हैं? तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर हम स्वदेशी मुद्रा की बात करते हैं, स्वदेशी मुद्रा के आधार पर, तो स्वदेशी मुद्रा के आधार पर क्या करते हैं, जब विनिमय दर अपनी मुद्रा में व्यक्त की जाती अपनी मुद्रा की में, तो गिरती हुई विनिमय दर हमारे अनुकूल होगी और बढ़ती हुई विनिमय दर हमारे प्रतिकूल होगी। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, मानते हैं कि $1 बराबर कितना रुपए है, 72 रुपीज़ है। ये विनिमय दर तय हुआ है, हालांकि आज के समय में अलग है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो अगर $1 के बदले में बाद में बढ़ के हमें अगर 72 के बदले में 74 देना पड़े तो हमें ₹2 पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि ये हमारे प्रतिकूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पेमेंट हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर $1 के बदले में अगर हमें 70 रुपीज़ देना पड़ता है, इसका मतलब हमारा ₹2 की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये हमारे अनुकूल होगा क्योंकि अब हमें कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये पहली दशा है। दूसरी दशा है, अगर वहीं पर मुद्रा को अगर विदेशी में व्यक्त करें, जब विदेशी मुद्रा में प्रकट की जाती है तो बढ़ती विनिमय दर देश के पक्ष में होगी और घटती हुई विनिमय दर देश के विपक्ष में होगी। मान लेते हैं विदेशी मुद्रा में ₹1 के बदले में पेमेंट करना पड़ता है, और मान लीजिए 1.48 येन, जापान की कंपैरिजन की बात करते हैं, येन जापान में होता है। ₹1 के बदले में जापान को 1.48 पेमेंट करना पड़ता है। अगर यहीं पर ₹1 के बदले में अब जापान को 1.58 पेमेंट करे तो जापान का 0.10 रुपीज़ मुद्रा की वैल्यू क्या होगी, अब ज़्यादा पेमेंट पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि अब हमें जापान से करेंसी ज़्यादा है। लेकिन इसी का उल्टा वहीं पर ₹1 के बदले में अगर जापान जो है 1.38 येन का पेमेंट होता है, जब पर जापान की वैल्यू 10 पैसे से बढ़ जाती है, तो ये हमारे देश की प्रतिकूल होगी। तो अनुकूल और प्रतिकूल होना डिपेंड करता है कि मुद्रा किस हिसाब से हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब हमें समझना पड़ेगा विदेशी विनिमय दर की प्रणालियाँ और विदेशी विनिमय दर। जो विदेशी विनिमय दर है वो तय कौन करता है? ये तो समझ में आ गया, इतना 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 है। वो तय कौन करता है और किस आधार पर तय होता है? तो तय यानी कि विदेशी विनिमय दर निर्धारण के आधार पर अगर बात करते हैं, इसको 3 रूप में बांटा गया, 3 प्रकार का होता है। एक
स्थिर विनिमय दर, दूसरा लोचशील विनिमय दर, और तीसरा होता है प्रबंधित तरणशीलता। मैनेज फ्लोटिंग बोलते, तरणशीलता का मतलब लोचशील ही होता है एक तरीके से। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थिर विनिमय दर। पहला स्थिर विनिमय दर। और स्थिर विनिमय दर क्या होता है? जब एक देश की सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा में निश्चित करता है, मतलब एक ऐसा विनिमय दर जहां पर विनिमय दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। मतलब सरकार की तरफ से देश की केंद्रीय बैंक, भारत की केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। यानी कि अगर विदेशी विनिमय का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि RBI के द्वारा किया जाता है, तो उस दर को जो है हम स्थिर विनिमय दर प्रणाली, स्थिर विनिमय दर के नाम से जानते हैं। क्यों? अब इसको बात करें स्थिर, क्योंकि जब सरकार एक निश्चित आधार पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करती है तो सरकार जब तक ना चाहे तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार निर्धारित कर दिया तो कर दिया। अब होता ही है क्योंकि ये एक निश्चित आधार पर तय होता है, तो सरकार भी जब चाहे अपने मन मर्जी तरीके से इस विनिमय दर को परिवर्तित नहीं कर सकती, क्योंकि जिस आधार पर विनिमय दर तय हुआ है उस आधार में भी परिवर्तन होना जरूरी है। तो बात यह है कि विदेश सरकार के द्वारा विदेशी विनिमय का दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो सरकार के द्वारा विदेशी विनिमय निर्धारण करने की भी दो विधियां। एक है विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, और ये एक ऐसी प्रणाली थी जो 1870 से चल के प्रयोग होते होते 1943 तक इसका प्रयोग हुआ। 1914 तो सबसे ज़्यादा, लेकिन 1943 तक प्रयोग हुआ इसका सबसे ज़्यादा। ये इस आधार पर, क्योंकि यहाँ पर विदेशी विनिमय दर को तय करने के लिए प्रत्येक देश को अपने पास जो है स्वर्ण मुद्रा को रिजर्व रखना पड़ता था, अपने पास स्वर्ण मुद्रा का पूरा प्रॉपर कोष रखना पड़ता था। अब होता क्या है, इस प्रणाली के अनुसार विभिन्न देशों की मुद्रा के प्रभाव में सोने को विनिमय की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता। मतलब यहाँ पर जो बीच में विनिमय दर की इकाई होगी वो क्या होगा? सोना होगा। अब कैसे? एक उदाहरण के समझाता हूँ। मानते हैं कि 10 ग्राम सोने की वैल्यू, तो 10 ग्राम सोने का मूल्य, ये ग्राम तो हर देश में एक जैसा रहेगा, ग्राम नहीं बदलेगा। तो 10 ग्राम सोने का मूल्य हम लेते हैं भारत में कितना है, और वहीं पर 10 ग्राम सोने का मूल्य हम लेते हैं अमेरिका में कितना। एक छोटा सा एग्जांपल है, रियलिटी नहीं है, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। मानते हैं आज के टाइम में भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत कितना है? लगभग 72,000 रुपये है। कितना है? 72,000। वहीं पर अमेरिका में मान लेते 10 ग्राम सोने की, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट अमेरिका में सोने का रेट क्या है, मैं केवल एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप चेक मत कीजिए, चेक करते भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो एक अमेरिका में वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत हम मान लेते हैं $900 है। कितना है? $900। तो दो देशों में सेम सोने की कीमत में अंतर है, एक देश में 72,000 रुपये, दूसरे देश में $900 है। तो इन दोनों के बीच में क्या निकाला जाएगा? अनुपात निकाला जाएगा। क्या निकालो? एक तरफ है 72,000, दूसरी तरफ है 900, क्योंकि दोनों को सेम गोल्ड के रूप में कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 9 एकम 9 और यह 9 8 72, यानी कि $1 बराबर कितने रुपये? 80 रुपये। तो सोने के मूल्य के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण हो गया कि $1 बराबर कितना हो जाएगा? 80 रुपये। इस आधार पर सरकार ने निर्धारित कर दिया और इसी आधार पर सारी विनिमय की क्रिया अब की जाएगी। तो ये है हमारा स्वर्णमान प्रणाली, जहाँ पर सोने की वैल्यू के आधार पर जो है विनिमय दर हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, बहुत सारे देशों के पास स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास सोने की कीमतें कम होती है, तो उस देश की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ऐसे में दिक्कत होने लगी कि भाई जिनके पास सोना कम है क्या वो सही से काम नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर एक दूसरी प्रणाली जो है निर्माण किया गया 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, जहाँ पर विश्व के बड़े बड़े देश उन्होंने प्रतिभाग किया और उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये रखा कि मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना जब हुई थी, उन्होंने स्थिर विनिमय दर प्रणाली में भी कहा कि थोड़ा सा चेंज किया जाए।
तो उन्होंने ये तय किया क्या, क्योंकि 1943 में अमेरिका, उस 43 में उन्होंने क्या किया, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फेंक दिया था। तो परमाणु बम फेंकने के बाद पूरे देश में अमेरिका जो है सुपर पावर के रूप में आ गया और अमेरिका की डॉलर सबसे ज़्यादा उस टाइम पावरफुल करेंसी मानी जाती थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में ये तय किया गया कि किसी भी देश को जो विदेशी विनिमय दर का निर्धारित करना है वो किस आधार पर किया जाएगा, डॉलर के आधार पर किया जाएगा, कि प्रत्येक देश को विदेशी विनिमय दर के लिए डॉलर के केंद्र में रखकर ही निर्धारित किया जाएगा। और बात यह है, क्योंकि अमेरिका मौद्रिक प्राधिकरण में कहा कि डॉलर की वैल्यू क्या होगी, उन्होंने कहा कि $35 1 आउंस सोने की कीमत होगी। 1 आउंस मतलब वजन होता है सोने का, वो $35 होगी और प्रत्येक देश को अपने यहाँ पर 1 आउंस के बदले में अपनी कीमत को इस $35 के बराबर में करनी होगी। उस आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर विनिमय दर का निर्धारण होने में बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि सोने के डॉलर की वैल्यू सोने में और फिर दूसरे देशों की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन फिर भी देशों ने स्वीकार किया उसी आधार पर। और ये प्रणाली लगभग 1972 तक प्रचलन में रही और 72 के बाद नई प्रणाली का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं लोचशील विनिमय दर प्रणाली। चलिए जो भी हो, इस प्रणाली के कुछ गुण थे जिससे देश में अलग अलग देश का प्रयोग करते थे। स्थिर विनिमय दर सबसे पहला गुण था, क्योंकि स्थिर विनिमय दर में परिवर्तन होने की संभावना कम थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान कम होता था, क्योंकि हमें पहले से पता था इस देश की विनिमय दर इतनी है और उसी दर के आधार पर देश आराम से, क्योंकि भविष्य संबंधित जोखिम कम थे, क्योंकि हमें पता है कि गोल्ड का रेट उस समय बदलता नहीं था, गोल्ड का रेट जल्दी बदलता नहीं था, ऐसे में विनिमय दर प्रणाली एक ही जैसी बनी रहती थी। तो यहाँ पर कुछ देश ये थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि थी, क्योंकि विनिमय दर एक समान बनी रहती थी, बिना जोखिम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात किया जा सकता था। विदेशी पूंजी को अच्छी खासी प्रोत्साहन मिली। किसी देश की मुद्रा की मूल्य कम है तो वहाँ पर विदेशी मुद्रा का जो है प्रचलन बढ़ता चला गया। पूंजी निर्माण यानी कि निवेश की मात्रा में वृद्धि होने लगी। आर्थिक नियोजन, तीव्र आर्थिक विकास, क्योंकि जिस देश में निवेश बढ़ेगा, पैसे आएंगे, पूंजी का निर्माण बढ़ता चलेगा, उस देश का आर्थिक विकास तेज़ी से होगा ही होगा। भुगतान संतुलन बनाए रखने में सहायक हुआ, क्योंकि अब हमारे पास प्रॉपर पैसे आने लगे थे तो हम उस पैसों का इस्तेमाल जो है पेमेंट करने के लिए भी कर सकते थे। तो इससे देश की रिजर्व काफ़ी हद तक बढ़ा और इससे फ़ायदा हुआ। आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होती है। ठीक है, ये सभी स्थितियाँ थी, इसके बावजूद कुछ ना कुछ इसके नुकसान थे, क्योंकि कोई अगर आज कोई अच्छाई लेकर आता है तो उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, बुराइयाँ होती ही होती है। तो स्थिर विनिमय दर की तमाम गुण होने के बावजूद इसकी कुछ बुराइयां ये थी कि यहाँ पर राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होती है, क्योंकि देश की स्थिति अच्छी है लेकिन गोल्ड का रेट बदला नहीं है, विनिमय दर में भी परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रॉब्लम हो रही। अन्य क्षेत्रों का में नियंत्रण रहता है। यहाँ पर विदेशी विनिमय दर में अत्यधिक उच्चावचन रहता है, क्योंकि सोने के रेट में तो कभी कभी अचानक सोने का रेट बहुत अगर बढ़ जाता है तो वहाँ पर विनिमय दर में भी परिवर्तन आ जाता है, तो ये जोखिम सा बना रहता था। ठीक है, इस प्रणाली के बाद विश्व में दूसरी प्रणाली का प्रयोग हुआ जिसको बात कहते हैं लोचदार या लोचशील या परिवर्तनशील विनिमय दर। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल या फ्लैक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट। इसको लोचदार इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बहुत ही जल्दी अल्पकाल में 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 दिन, सुबह अलग शाम अलग, मतलब परिवर्तन होता रहता है किसमें, विदेशी विनिमय दर में। क्योंकि ये विदेशी विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा नहीं होता है। यह एक ऐसा विनिमय दर है जिसका निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार, जिसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ओपन मार्केट में होता है। विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति के द्वारा कितना आपके यहाँ पर आवश्यकता है, कितना आपके पास आ रहा है, वो दोनों के आधार पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। लिखा भी है कि लोचशील विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजारों में विदेशी मुद्रा की मांग तथा आपूर्ति के द्वारा निर्धारित होती हैं। और क्योंकि मांग और पूर्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे परिवर्तन होता रहता है, तो मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण यहाँ पर विदेशी विनिमय दरों में भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी भी देश में विदेशी विनिमय दर उस देश की मांग और उस देश की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। और यहाँ पर
डी और एस दो चीज़ लिखा है। डी का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम विदेशी विनिमय की मांग कितना कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से हमारे पास पूर्ति कितनी हो रही है। इन दोनों के आधार पर मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होती हैं वहां पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। तो जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग और उसकी पूर्ति बराबर हो, मतलब एक ऐसा रेट जहां पर विदेशी विनिमय की मांग और जहां पर विदेशी विनिमय की पूर्ति जिस रेट पर आपस में बराबर होता है, उसी रेट को हम विदेशी विनिमय दर के नाम से जानते हैं। तो विदेशी विनिमय दर समझ में आ गया। यहाँ पर मार्केट में तय होता है, यहाँ पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। तो उसके कुछ गुण हैं। सबसे पहला, ये एक सरल प्रणाली है, क्योंकि इस विनिमय दर के निर्धारण के लिए कोई बेसिक ना हमें गोल्ड रखना पड़ता है, ना डॉलर को बीच में रखना पड़ता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं। ओपन मार्केट में निर्बाध तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप में तय होता है। तो आसान प्रणाली है। यहाँ सतत संयोजन होता रहता है। देश में आयात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आधार पर आने और जाने, लेन देन, मांग और पूर्ति के आधार पर ऑटोमेटिक विदेशी विनिमय दर एडजस्ट होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आरक्षित कोषों को रखने की जो अनिवार्यता होती है वो नहीं होती है। हमें गोल्ड रिजर्व नहीं रखनी पड़ती, यानी कि गोल्ड रिजर्व रखना जरूरी है, क्योंकि नोट उसी ज़्यादा छापे जाते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से विदेशी विनिमय के निर्धारण के लिए रखना है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, कि ओपन मार्केट में आराम से तय हो जाता है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें गोल्ड रिजर्व नहीं रखना है, तो ऐसे में हम हमारे पास जो भी गोल्ड होता है या फिर कोई संसाधन, उसका प्रयोग देश के विकास के लिए आसानी से कर सकते हैं। अब इस विनिमय दर के कुछ दोष भी थे। इसका पहला दोष है निम्न लोच, इलास्टिक, क्योंकि इसमें बहुत अधिक परिवर्तन होता रहता है, तो यहाँ पर अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में अनिश्चितता आ जाती है, क्योंकि जोखिम बढ़ता है। आज जो रेट तय होगा, हो सकता है कल वो रेट बदल जाए, परसों का रेट कुछ अलग हो। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, आज खरीदा आज ही पेमेंट कर दी, कोई नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इसमें। तो हमें ये समझ लेना कि चलो लो स्पीड विनिमय समझ में आ गया। अब लो स्पीड विनिमय दर का निर्धारण मैंने कहा था कि ओपन मार्केट में होता है। कैसे? मांग और पूर्ति होती है। भाई विदेशी विनिमय की मांग का मतलब खरीद के लेके आते हैं विदेशी मुद्रा को, और विदेशी में खरीद के लेके आते हैं, तो पूर्ति कैसी होती है, इन सबको समझना पड़ेगा। तो नॉर्मली जिस तरीके से किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा था किसी वस्तु के निर्धारण के लिए वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति का आपस में बराबर होना है। जिस कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के लिए और जिस कीमत पर एक विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए तैयार होता है, वो दोनों का रेट जब बराबर हो जाता है, वहीं पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, उसी कीमत पर वस्तुओं को बेची जाती है। तो ठीक यहाँ पर भी विदेशी विनिमय बाजार में भी विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति के आधार पर ही विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, वो भी विदेशी विनिमय बाजार में। तो मतलब विदेशी विनिमय का अगर हमें भुगतान करना होता है, मतलब कहीं पर पेमेंट करना होता है, तो हम कहते हैं कि हम विदेशी विनिमय का मांग, क्योंकि उस टाइम हमें विदेशी विनिमय चाहिए। लेकिन जब हमारे विदेशों से कहीं से हमें विदेशी विनिमय की प्राप्ति हो रही है, जब हमें प्राप्त होती है, तो उसे देश की विदेशी विनिमय की पूर्ति कहते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि विदेशी विनिमय की मांग मतलब हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब भी हम विदेशों को पैसा पेमेंट करेंगे। कब पेमेंट करते हैं? जब विदेशों से वस्तु और सेवाओं का आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। जब हम किसी दूसरे देश में निवेश करते हैं, मतलब हम अपना बिजनेस लगाते हैं, ठीक है, ये दूसरी कंट्री के शेयर परचेज़ करते हैं, सिक्योरिटी परचेज़ करते हैं, किसी दूसरे कंट्री को लोन देते हैं, विदेशी विनिमय को किसी विदेशियों को हम गिफ्ट देते हैं या फिर रिप्रेजेंट देते हैं, या फिर विदेशी विनिमय को विदेशियों को दान देते हैं, उस स्थिति में हमें विदेशी विनिमय की ज़रूरत पड़ती है। विदेशी मुद्रा के मूल्य पर सट्टा लगाते हैं या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय सौदा तय करते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं, विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, विदेशों में हम जो है किसके लिए जाते हैं? चिकित्सा के लिए जाते हैं। जब भी हमें विदेशों को पेमेंट करना होता है, हमें तब विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो हम कहते हैं विदेशी मुद्रा की मांग। और ये विदेशी मुद्रा की मांग हमेशा ऊपर से नीचे को गिरती होती है, क्योंकि रेट ज़्यादा तो मांग कम करेंगे, रेट कम होता है तो मांग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जबकि बात यह है कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति कहाँ से आता है? जहाँ मांग होता है उसकी ठीक ऑपोजिट साइड में पूर्ति। तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति जब हम वस्तु और सेवाओं का विदेशों को निर्यात करेंगे, मतलब जो हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास टेक्सटाइल अच्छा प्रोडक्शन है, फॉरेन को बेचते हैं,
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉरेन में बेचते हैं, खाने पीने के सामान फॉरेन को प्रोडक्ट बेचते हैं, आईटी सेक्टर पर बेचते हैं। इवन इसके अलावा बहुत सारी सर्विस हम जो फॉरेन को प्रोवाइड करते हैं, इससे हमारे कंट्री में अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज आता है। गृह देश में, हमारे देश में विदेशों से अच्छा खासा निवेश आता है, विदेशों से हमारे देश में उपहार आते हैं, भेंट आते हैं, विदेशों के द्वारा दान किया जाता है, ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है, विदेशी सौदागर आते हैं, सट्टेबाज आते हैं, ठीक है। इसके अलावा विदेशियों के साथ हम अच्छे खासे सौदे करते हैं, विदेशों के लोग हमारे यहाँ पर घूमने आते हैं, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, यहाँ पर चिकित्सा के लिए आते हैं। तब जब आते हैं तो अपने कंट्री से पैसा लेकर आते हैं, इससे हमारे यहाँ पर पूर्ति बढ़ती है। तो ये जो पूर्ति वक्र होता है ऊपर क्यों चला जाता है? क्योंकि विदेशी विनिमय जितना कम होता है पूर्ति कम होती है, विदेशी विनिमय जितना बड़ा होगा पूर्ति विनिमय। तो एक ऐसी स्थिति जहाँ पर विदेशी विनिमय की मांग, जहाँ पर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति दोनों ही आपस में क्या हो जाए, बराबर। जहाँ पर दोनों बराबर होता है उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, उसी दर को विदेशी विनिमय दर के नाम से जानते हैं। ये होती मांग ऊपर से नीचे गिरता हुआ, और ये है पूर्ति नीचे से ऊपर जाता। तो जिस रेट पर आपस बराबर, यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो ये जो रेट होगा इसी को बोलेंगे विदेशी विनिमय दर, और इस दर पर इतनी क्वांटिटी का होता है। तो ये होता है मांग वक्र और ये है पूर्ति वक्र, ठीक है। विदेशी विनिमय की मांग, और यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे मांग और पूर्ति, तो यही हमारा विदेश। और मांग और पूर्ति, मान लीजिए हमारे मांग में वृद्धि हो गई, हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया और पूर्ति अपनी जगह पर है, तो विदेशी विनिमय दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब होता है हमारे यहाँ पर मांग ज़्यादा होने से अब हमें विदेशी विनिमय के रूप में अपने कंट्री का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब ये होता है कि मान लीजिए पहले $1 के बराबर 80 रुपये का पेमेंट कर रहे थे, मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब हमें $1 के बदले में 85 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं देश की मुद्रा का अवमूल्यन होना। क्या बोला? अवमूल्यन, मुद्रा के मूल्य में कमी होना। अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो सप्लाई वक्र यहाँ आ जाएगा ये, तो नया जो पॉइंट होता है ये होता है। इसका मतलब अब हमें मुद्रा की पूर्ति कम करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब होता है जहाँ $1 का बराबर 80 था, अब $1 बराबर 78 रुपये हो जाएगा। 2 रुपये से मुद्रा की मूल्य बढ़ गई। इसको बोलते हैं क्या चीज़? मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होना। तो दो चीज़ें होती हैं, बस ध्यान में रखना। एक तीसरा पॉइंट होता है प्रबंधित फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग, प्रबंधित फ्लोटिंग उसको बोलते हैं। एक ऐसी स्थिति, क्योंकि आज के समय में, आधुनिक समय में पूरी तरीके से ओपन मार्केट में ही डिपेंड रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश का नुकसान होता है। प्रत्येक देश की सरकार चाहती है कि उस देश के फेवर में एक्सचेंज रेट होना चाहिए। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर स्थिर विनिमय दर, जहाँ पर जो है परिवर्तनशील विनिमय दर, दोनों का मिक्स फॉर्म एक ऐसा रेट होता है जहाँ पर लोचशील विनिमय दर के में जो दर तय होती है, यानी कि ओपन मार्केट में जो रेट तय हुआ, मान लीजिए ओपन मार्केट में ये रेट तय हुआ, ठीक है, ये रेट होता है कितना रुपए? 82 रुपये। यानी कि ओपन मार्केट में तय हो गया कि $1 बराबर 82 रुपये हो गया। अब एक ऐसी स्थिति इस रेट के अंदर, प्रबंधित का मतलब होता है मैनेज करना। गवर्नमेंट एक निश्चित सीमा तक इस रेट को जो ओपन मार्केट में तय होता है, इसको अपने फेवर में या फिर जैसा भी हो इस रेट को जो है चेंज कर सकती है। मतलब 82 रुपये कर दिया या फिर $1 बराबर 83 रुपये कर दिया। जब ओपन मार्केट में तय हुए विनिमय दर को सरकार बदलती है, अपने हिसाब से उसके मूल्य में वृद्धि करती है, मूल्य में कमी करती है, तो उसको हम प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली के नाम से जानते। प्रबंधित इसलिए क्योंकि सरकार इसमें थोड़ा चेंज कर सकती है, और फ्लोटिंग इसलिए क्योंकि ओपन मार्केट में तय होता है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती क्योंकि ओपन मार्केट में तो बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस पॉसिबिलिटी होता है। तो ये रहा था तमाम पॉइंट विदेशी विनिमय दर। इसमें एक टॉपिक रह गया विदेशी विनिमय बाजार, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।